हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन और पॉलिटी सेक्शन के तहत हम देख रहे हैं अलग अलग टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनुसूची यानी शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसके पहले हमने ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो ये हाईलाइट हुआ है, और आज हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे। ये बीच में जो है ना प्रमुख अनुच्छेद, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र, इसमें हम आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे, या नागरिकता इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ेंगे, या फिर जैसे मूल अधिकार इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सारे आर्टिकल्स हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक में से वो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तब तक आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो प्रमुख जो आर्टिकल्स है वो पढ़ने में आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। देखिए, इसको पढ़ने से पहले तो 3 बातें हमारे संविधान के बारे में आप जान लीजिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अलग अलग कुछ पार्ट्स है। जैसे इसमें कुल 22 भाग है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, इसमें कुल 395 आर्टिकल्स हैं। ओके, और इसमें एक प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल मतलब उद्देशिका जो सबसे ऊपर रहता है। इसके अलावा इसमें एक शेड्यूल्स है। ठीक है ना, शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। शेड्यूल्स मतलब होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो संविधान में है उसको शेड्यूल्स में बांट दिया गया है। ठीक है ना, तो मौजूदा समय में जो भारतीय संविधान में उसमें कुल 12 शेड्यूल्स है। ठीक है ना, तो इन सबको हम अभी पढ़ेंगे। जब ये संविधान बना था तब इसमें 12 शेड्यूल्स नहीं थे, तब सिर्फ 8 थे। लेकिन मौजूदा समय में समय के साथ इसमें जरूरतों के हिसाब से इसमें संशोधन करके ऐड किया गया और 4 शेड्यूल्स और ऐड किए गए, और मौजूदा समय में 12 शेड्यूल्स हमारे संविधान में है। तो संविधान में कौन कौन से हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो वो किस आर्टिकल में उसका प्रावधान है, या फिर किस संविधान संशोधन से किस वर्ष लाया गया, ये सारे चर्चा अभी हम जब उस अनुसूची को पढ़ेंगे तो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची में राज्य या संघ क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में उल्लिखित है कि जो भी राज्य है या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है ना, इनसे संबंधित सारी बातें पहली अनुसूची में है, जो कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 और 4, 1 से लेकर के 4 के बीच में ये सारी बातें दी हुई हैं। दूसरी अनुसूची पेंशन और भत्तों की बात करता है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी जितने भी पोस्ट है ना, इन सब के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़े सभी मामले दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारे जितने भी पद लिखे हुए हैं ना, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। यह इतने सारे आर्टिकल में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 59(3) में इसका जिक्र है, जिसमें राष्ट्रपति के पेंशन और भत्तों की बात की जाती है। अनुच्छेद 65 है। ठीक है ना, जब हम राष्ट्रपति राज्यपाल पढ़ेंगे तब भी हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अभी मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ कि जो दूसरी अनुसूची है इससे रिलेटेड आर्टिकल्स में यहाँ पे इसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं वो जो सदस्य लेते, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं या एफर्मेशन, प्रतिज्ञान लेते हैं, ठीक है ना, जब वो जीतते हैं तो उस समय वो क्या ओथ लेते हैं, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको अनुसूची 3 में दी गई है। तो क्या है अनुसूची 3 कि संघ राज्य के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप इसमें दिए गए। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, इन सारे अनुच्छेद में इन सबके शपथ की बातें दी गई कि इनको क्या क्या शपथ लेने होते हैं। ठीक है, अगली है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित बातें की गई है कि जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है ना, ये सारी बातें चौथी अनुसूची में दी गई, जो कि अनुच्छेद 4, 1 और 82 में भी इसका जिक्र आता है। जैसे कि यूपी एक राज्य है, यूपी से कितने, तो यूपी से कुल 31 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में। जैसे कि बिहार है, बिहार से कुल 16 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। इस तरीके से जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली से कुल 3 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। तो किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, इसकी बातें अनुसूची 4 में मिलती है। अब देखेंगे अनुसूची 5।
तो जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान अनुसूची 5 में की गई है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो शेड्यूल एरिया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ एरिया है, या फिर इधर हिमालयन क्षेत्र के कुछ एरिया जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों को राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है, जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया, वहां पे नियंत्रण और प्रशासन से जुड़े मुद्दे 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 244(1) में किया गया है। अगला है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के राज्य, मैप में देख लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, ठीक है ना। 5वीं अनुसूची में तो सारे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बातें दी गई हैं, लेकिन छठी अनुसूची में स्पेशल रूप से इन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र है वहां से प्रशासनिक संबंधित जितने भी उपबंध हैं ये छठी अनुसूची में दी गई है, जो कि अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में इसका जिक्र आता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। अगला है 7वीं अनुसूची, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची में ये बातें बताई गई है कि जो सेंटर है या स्टेट है, ठीक है ना, इसके बीच शक्तियों का क्या क्या बंटवारा है, किस किस विषय केंद्र के अंतर्गत आएंगे और कौन से विषय राज्य के अंतर्गत आएंगे, ये सारी बातें 7वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है ना। इसमें 3 तरीके का लिस्ट है, जिसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। संघ सूची में वो विषय आते हैं जो जिसपे कानून सरकार बना सकती है, ठीक है ना। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिसपे राज्य कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, इसमें वो विषय आते हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद हुआ तो संघ द्वारा बनाया गया कानून को वरीयता मिलेगी, उसको मान्यता दी जाएगी। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 246 है उसमें ये बात की गई है, इससे संबंधित बातें की गई है कि किस को कौन कौन से कार्य सौंपे गए, ठीक है ना। और ये सारी बातें कहाँ से ली गई है, तो हमने जो पढ़ा था, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ठीक है ना, वहां से ये बातें ली गई हैं कि सूची में डिवाइड कर दिया जाए कि राज्य कौन से किस विषय पे कानून बनाएंगे और केंद्र किस विषय पे कानून बनाएंगे। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारे संविधान में उल्लिखित भाषाओं से संबंधित, ठीक है ना। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची जो है ना वो 8वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है ना। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। हालांकि शुरू में 22 भाषाएं नहीं थी, धीरे धीरे शुरू में 14 थी, बाद में इसको समय के साथ कई संशोधन करके इसमें भाषाएं ऐड की गई और टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 344 से 351 के बीच में। और जो राजभाषा से संबंधित हमारे संविधान का भाग है वो भाग 17 है, ठीक है ना। तो जब हम भाग 17 को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाषाओं को समय के साथ संशोधन करके संवैधानिक भाषाओं में, मतलब संविधान में जोड़ा गया है, और कौन सी भाषाएं हैं जिनको जोड़ने के लिए एक तरीके से आंदोलन चल रहा है या बातें कई दिनों से हो रही हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब बाकी जो 4 अनुसूचियां हैं, इसको ये 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान बनने के बाद संशोधन करके जरूरत के हिसाब से इसको संविधान में जोड़ा गया है, तो अब उसको देखते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें याचिका पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची जो था ये संविधान बनते ही लागू कर दिया गया था। जो पहला संविधान संशोधन था 1951 में, इसके तहत 9वीं अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित बातें की गई थी, ठीक है ना। और 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची एक प्रावधान किया गया कि अगर इसमें किसी चीज को डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी विषय को डाल दिया जाएगा तो उस पर संविधान में संशोधन या नहीं किया सकता, या फिर उसको बाद में कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, अगर किसी चीज को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, 2008 में एक केस आया था, उसके बाद से कोर्ट ने कहा कि और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भी कोई विषय है तो कोर्ट उस पर न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अगर किसी गलत चीज को बनाकर कोई ऐसी कानून बनाकर जो संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, अगर 9वीं अनुसूची में हम डाल देंगे तो इसका ये मतलब नहीं कोर्ट इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है। तो मौजूदा समय में 9वीं अनुसूची के विषय की भी कोर्ट समीक्षा
कर सकती है कि 9वीं अनुसूची यही कहता है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर करना है उसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया जाए, ठीक है। और ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था जिसमें भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन था। यह अनुच्छेद 31 ख में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है ना। भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन से संबंधित इसलिए कि जब संविधान बना, सरकार बनी, तो उसके पास सबसे पहले चुनौती यही थी कि पहले भूमि तो मिलना चाहिए सरकार के पास। अगर भूमि नहीं होगी तो सरकार सड़कें कैसे बनाएंगी, ठीक है ना। और जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, कुछ ही लोगों के पास सारी जमीनें थी, तो उसको कैसे खत्म किया जाए ताकि उसका सही बंटवारा हो सके, इसलिए ये संविधान संशोधन किया गया था। अगला है 10वीं अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता यानी उनको निरस्त, उनके सदस्यता निरस्त करने के लिए उपबंध किए गए थे। और 10वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन हुआ राजीव गांधी की सरकार में 1985 में, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत कोई सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रावधान किया गया था कि एटलीस्ट 1/3 सदस्यों के साथ आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आपकी सदस्यता बची रहेगी। और 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, ये तो 1/3 को बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया था, यानी 2/3 सदस्यों के साथ आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो आपकी सदस्यता बची रहेगी, अन्यथा आप पे दल बदल या डिफेक्शन लागू हो जाएगा और आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 दो में ये बातें की गई हैं। 102 जो है वो जो सांसद है पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए है, और 191 जो राज्य की विधानसभा होती है उनके सदस्यों के लिए बात करता है। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात को एस्टैब्लिश किया, पंचायत की शक्तियों उत्तरदायित्व को एस्टैब्लिश किया गया था। और जो 11वीं अनुसूची थी वो 1992 में 73वें संविधान संशोधन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 243(6) में ये बात की गई है और इसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और ठीक इसके बाद 73वें के बाद जो 74वां संविधान संशोधन था उससे 12वीं अनुसूची लाई गई थी जिसमें नगरपालिका की शक्तियों का बात की गई जो अनुच्छेद 243 ब में है। तो ये सारे अनुच्छेद, ये सारे शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो कुल 12 शेड्यूल्स है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, हालांकि मैं ट्रिक का बहुत पक्षधर नहीं रहता, मैं मानता हूँ कि कोई रिगरस प्रैक्टिस करने से याद होनी चाहिए, पर ठीक है, एक ट्रिक्स है। ट्रिक ये है कि इस तरीके से संविधान के जितने भी अनुसूचियां उसको याद किया सकता है। ट्रिक ये बहुत पुराना है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है ना। यहाँ टी स्टैंड फॉर टेरिटरी, ये टेरिटरी की बात करता है। इसे देखिए, पहला क्या है, अनुसूची, ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी की बात करता है। तो टी स्टैंड फॉर टेरिटरी। ई का मतलब होता है इमोलुमेंट्स, इमोलुमेंट्स का मतलब होता है वेतन, ठीक है ना, इमोलुमेंट्स का वेतन। तो जो दूसरा अनुसूची है वो वेतन की बात करता है। ए फॉर होता है एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब होता है शपथ। तो जो तीसरा है वो शपथ की बात करता है। आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, ठीक है ना। तो जो चौथा है वो राज्यसभा में जो राज्यों की कितनी सीटें होंगी उसकी बात करता है। एस स्टैंड फॉर शेड्यूल एरिया, जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंधित है, वो 5वीं बात करता है। ओ है वो अदर शेड्यूल एरिया, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनकी बात करता है, ठीक है ना। एफ जो है ना वो फेडरल प्रोविजन की बात करता है कि कौन कौन सी शक्तियां किसको डिवाइड की गई है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई, ठीक है ना। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भाषा की बात करता है, ठीक है ना। एल फॉर लैंड रिफॉर्म, जो 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म हुआ, भूमि सुधार हुआ, उसकी बात करता है 9वीं अनुसूची। 10वां फॉर डिफेक्शन, दल बदल। पी फॉर पंचायत और एम फॉर म्युनिसिपैलिटी, यानी 12वीं म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। तो एक तरीके से अगर ऐसे याद हो जाए तो ऐसे भी याद कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में तो सिर्फ यही पूछता है कि कौन से अनुसूची में किसकी बात की गई। अब देखते हैं रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। अगर पूछे कि मूल जो संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें 8 थी। अगला कि भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो संघ का उल्लेख प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची में किया गया है। याद कीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टी फॉर क्या था, टेरिटरी। अगला है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर संघ को में कोई वो करना है, संशोधन करना है, तो पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची टेरिटोरी की बात करता है, ठीक है।
अगला कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा करता है? तो टेरिटोरी की बात कौन करता है? तो पहली अनुसूची। ओके। अगला है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? ई फॉर इमैनुअल्स होता है, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके वेतन, जितने भी महत्वपूर्ण पद है उनके वेतन की बात करता है दूसरी अनुसूची। ठीक है। अगला कि न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ठीक है ना। तो पेंशन किस भाग में उल्लिखित है? तो ये द्वितीय अनुसूची, ये भाग नहीं होना चाहिए, किस अनुसूची में उल्लिखित होना चाहिए? ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है? तो ये तीसरी अनुसूची, याद कीजिए TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में था ना ये। तो ए फॉर एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब शपथ होता है, तो तीसरे नंबर पे आता है, यानी तीसरी अनुसूची। अगला कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये चौथी अनुसूची करती है, आर फॉर राज्यसभा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची क्या था? राज्यसभा में सीटों का वर्णन। ठीक है ना। देखते पढ़ते हैं। पहला कि यह संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है। दूसरा, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता नहीं, ये तो 8वीं अनुसूची है। ठीक है। और ये संघ की बात तो पहली अनुसूची में हुई है। यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, तो ये सही है, ये चौथी अनुसूची में होता है। जबकि अगला क्या आदिवासी क्षेत्र में शासन की बात करता है, तो ये क्या, ये तो 5वीं अनुसूची है, तो ये सही होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला का अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान के किस अनुसूची में की गई है? तो अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की गई है 5वें अनुसूची में। आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो ये 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में उपबंध है वो किसके लिए किए गए? तो अनुसूचित जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किया गया है। ठीक है ना। देखते हैं अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्ववर्ती राज्यों के संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो ये किस अनुसूची में? तो ये 6ठी अनुसूची में है। प्रथम में टेरिटोरी है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या? दूसरे में वेतन है, और तीसरे में शपथ की बात की गई है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? 6ठी अनुसूची में कौन शामिल है? असम था, ठीक है ना, त्रिपुरा था, मिजोरम था और मेघालय था। ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, मणिपुर इसमें है तो नहीं, मणिपुर नहीं था, नागालैंड नहीं था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश नहीं था, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी सी। अगला कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची, ठीक है ना। 6ठी अनुसूची में सिर्फ यही लोग 4 है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है। तो त्रिपुरा पर लागू होती है, मेघालय पे होती है, असम पे होती है, मणिपुर पे नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब देखते आगे क्या है। अगला है कि 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो वो मैंने 4 अभी बताया था, तो गोवा उसमें नहीं होगा, क्योंकि मेघालय था, त्रिपुरा था, मिजोरम था और असम था। ठीक है। अगला कि संविधान की 6ठी अनुसूची अधीन स्वशासित जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में परिवर्तित नहीं है? तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। ठीक है ना। इसका मतलब है जो 6ठी अनुसूची है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नागालैंड। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। अगला है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया, क्योंकि 7वीं अनुसूची क्या करता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करें, करंट लिस्ट की बात करता है, तो इसी में इनको अधिकार दिया गया है कि आप शुल्क एवं कर यानी टैक्स लगा सकते हैं। अगला कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न में किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, जिसपे शक्तियों को स्टेट, सेंटर और कंकरेंट 3 लिस्ट में
बांट दिया गया है। और आपके लिए आज का जो चैलेंज रहेगा वो यही रहेगा कि इसमें कितनी विषय है, स्टेट के पास कितने विषय हैं, सेंटर के पास कितने विषय हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें कब कब संविधान संशोधन किया गया है, मतलब बढ़ाया घटाया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। और अगर वीडियो जेन्युइनली आपको फायदेमंद लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इन सबका पीडीएफ आप हमारे जनरल स्टडी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।